हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनन्या सिंह है और मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 51st रैंक प्राप्त की है। आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपने आप के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ कि मैंने इलाहाबाद में सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट से 12th तक की स्कूलिंग की। उसके बाद मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। 2018 मई से मैंने यूपीएससी की फुल फ्लेजेड तैयारी करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने जो काम किया वो ये था कि मैंने अपनी एक बुक लिस्ट बनाई और उन्हीं बुक्स को मैंने बार बार रिवाइज़ किया। जितनी बार रिवाइज़ किया उतनी बार टिक करती गई। तो सबसे पहले मैं अपने आपके साथ एक ब्रॉड बुक लिस्ट शेयर करूँगी। तो मेन जो सब्जेक्ट्स हैं वो सबसे पहले हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में एंशंट हिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी एंड मेरे ख्याल से वो एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। तो अगर आप उसको ही पढ़िएगा और बार बार रिवाइज़ करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगी। मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन उसको मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा और मैं उसको रिवाइज़ नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैंने वाजीराम की येलो बुक से मेडिवल हिस्ट्री को कवर किया। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी मैंने ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा पढ़ी, लेकिन उसके बाद मैंने जब स्पेक्ट्रम पढ़ी तो मुझे लगा कि स्पेक्ट्रम में काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो मैंने उसके बाद स्पेक्ट्रम को ही बार बार रिवाइज़ किया। जितनी बार हो पाए आप उन बेसिक बुक्स को ही रिवाइज़ करें, उसके मल्टीपल रिविजन्स करें, यही मेरी एडवाइस होगी। आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो मैंने नितिन सिंघानिया के कुछ चैप्टर्स पढ़े थे और उसके साथ मैंने विजन के नोट्स पढ़े थे आर्ट एंड कल्चर के लिए। इसके अलावा मैंने थीम्स की जो 3 थीम्स ऑफ एनसीईआरटी तीन थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो मैंने पढ़ी थी हिस्ट्री के लिए। तो इतना हो गया हिस्ट्री का। उसके बाद हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत को ही बार बार रिवाइज़ किया। आई स्टक विद लक्ष्मीकांत और उसके साथ मैंने करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से रिलेट किया। मैं बुक में ही करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स उस चैप्टर से रिलेटेड हैं उनको स्टेपल कर देती थी ताकि जब मैं उसको रिवाइज़ करूं तो मेरे पास करंट एग्जाम्पल्स और स्टैटिक पोर्शन दोनों रहे। उसके अलावा ज्योग्राफ़ी की बात करें तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, न्यू एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप 6th to 8th की ज्योग्राफ़ी एनसीईआरटी भी रेफ़र कर सकते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करती है और वो आपको मैपिंग में हेल्प करेगी। जीसी लियोंग फिज़िकल ज्योग्राफ़ी के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने मेंस पर्सपेक्टिव से ह्यूमन ज्योग्राफ़ी के जो टॉपिक्स हैं उसके लिए येलो बुक वाजीराम का जो मटेरियल है वो भी पढ़ा था, रेफ़र किया था। तो इसके अलावा ज्योग्राफ़ी में अगर आप मैपिंग की बात करें तो उसके लिए मैंने कोई अलग से किताब नहीं पढ़ी थी, पर मैंने खुद से इंटरनेट पे सर्च करके जो भी मेन रिवर्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, जो वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी में जो भी इम्पोर्टेंट सीज़ हैं उसको पढ़ के उसकी सराउंडिंग कंट्रीज़ के निमोनिक्स बना के उनको याद करने की कोशिश की। तो वो एक सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हैं विदाउट रेफरिंग टू एनी बुक। इसके अलावा एनवायरनमेंट की बात करें तो शंकर आईएएस और क्लास 12th बायोलॉजी के नोट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली इकोनॉमिक्स क्योंकि मेरा ऑप्शनल था तो मुझे एडिशनली कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी सब चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, ये सब करंट अफेयर्स में ज़्यादा पोर्शन है तो उसको ही समझना और उस पे ही स्टिक करना बेटर है इंस्टेड ऑफ कि आप स्टैटिक पार्ट पढ़ें। अगर आप चाहें तो साइंस की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, पर ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में लाइक स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, वो सब करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। तो ये हो गई बुक लिस्ट। इसके बाद मैं कहूँगी कि मेरी तैयारी ज़्यादातर इंटीग्रेटेड थी, प्रीलिम्स की और मेंस की। तो जब मैंने मई 2018 में स्टार्ट किया तो मैंने डिवाइड नहीं किया था कि कोई भी पोर्शन ये मेंस का है, ये प्रीलिम्स का है। प्रीलिम्स जून में था 2019 में, उसके कुछ महीने पहले मैंने एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की, पर उसके पहले तैयारी इंटीग्रेटेड थी। उसके बाद जब प्रीलिम्स के और मेंस के बीच का जो पार्ट होता है उसमें मैंने ऑप्शनल पे और भी ज़्यादा फोकस किया। मैंने जनवरी के बाद से ऑप्शनल पढ़ना बंद कर दिया था, तो तब ऑप्शनल पे फोकस गया। और एथिक्स की बात करें तो एथिक्स के लिए मैंने वाजीराम के क्लास नोट्स और येलो बुक्स के साथ साथ केस स्टडीज़ के लिए टॉपर कॉपीज़ काफ़ी रीड की क्योंकि उससे मुझे आइडिया मिला कि आंसर लिखने कैसे हैं। और उसके अलावा सिलेबस एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जो टर्म्स हैं वो आप गूगल सर्च करिए, उसमें बहुत मैटर मिलेगा और हर चीज़ का एक एग्जाम्पल अपने साथ हैंडी रखिए। न्यूज़पेपर रीडिंग में भी एथिक्स के सिलेबस को अपने माइंड में रखिए। जो सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं या इंस्पायरिंग फिगर्स के एग्जाम्पल्स हैं उनको आप नोट डाउन करते रहिए। तो इस तरह आपके पास काफ़ी मटेरियल हो जाएगा एथिक्स के लिए भी और एसए के लिए भी। तो ये एथिक्स की तैयारी थी।
इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए मैं स्पेशली बोलूँगी कि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। आप जितने मॉक टेस्ट दे पाएँ उतने मॉक टेस्ट दीजिए और उन मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करिए कि आपकी गलतियाँ कहाँ हुई हैं, आप कहाँ कोई क्वेश्चन गेस नहीं कर पा रहे हैं, और जो उनके आंसर्स हैं उनको भी पढ़िए क्योंकि वो आपको एक एडिशनल मटेरियल देंगे। तो ये प्रीलिम्स की मेन बातें हैं। उसके बाद जब हम मेंस पे आते हैं तो मेंस में आंसर राइटिंग इम्पॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग जितनी ज़्यादा करें उतना अच्छा है। अगर उतना टाइम ना हो, जैसे मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था आंसर राइटिंग के लिए, एंड मैंने मेंस पेपर लिखने के बाद भी काफ़ी आंसर राइटिंग की थी अगले अटेम्प्ट के लिए, पर आप अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप अगेन टॉपर कॉपीज़ पढ़ सकते हैं। उसमें आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद खुद सोचिए कि आप इसमें क्या लिखने वाले थे, फिर अपना आंसर कंपेयर करिए। इस सब से आपका टाइम बचेगा और आपको एक मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे आपको कि हर क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो आंसर राइटिंग की ये बात हो गई। दूसरी चीज़, मेंस में रिपोर्ट्स और कोट करना बहुत ज़रूरी है, स्टैटिस्टिक्स कोट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी आपको नीति आयोग रिपोर्ट्स हैं या ARC हैं, ये सब का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी रिपोर्ट्स पढ़िए क्योंकि बहुत लेंदी होती हैं रिपोर्ट्स, बट उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो बार बार करंट अफेयर्स में भी दोहराए जाएंगे। तो आप जब मंथली कंपाइलेशंस पढ़ रहे हैं तो वो मतलब आपके सामने बार बार आएंगे, तो आप उनको या तो नोट कर लीजिए या अपने माइंड में एक मतलब माइंड मैप बना लीजिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये करंट अफेयर्स हैं, ताकि आप उसको आसानी से अपने इंट्रोडक्शंस कंक्लूजन्स में कोट कर सकते हैं। उससे आपके आंसर को एक अच्छा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मिलता है। पॉलिटी की बात करें, उसमें आपको आर्टिकल्स अगर याद हैं और वो अपने आंसर में आप लिखते हैं या अमेंडमेंट्स लिख दें तो उससे भी आपके आंसर को एक अच्छा एज मिलता है। तो ये मेंस की बात हो गई मेनली अगर बात किया जाए। उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन की जब बात आती है, उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा हर एक शब्द आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अपने शहर, अपने स्टेट, अपने कंट्री के बारे में, करंट अफेयर्स जो उस समय चल रहे हैं, डायनामिक जो भी पोर्शन है आपके ऑप्शनल का वो आपको मालूम होना चाहिए। और इसके अलावा क्योंकि मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था तो काफ़ी चीज़ें करंट अफेयर्स की मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, तो इंटरव्यू में वो मायने रखता है। इंटरव्यू में एक चीज़ ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि आपको नहीं आता है, वो आपकी ऑनेस्टी भी दिखाता है। तो इंटरव्यू की प्रेपरेशन मेनली ये होती है। तो ये इस एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस हैं और इस तरह से मैंने 1 ईयर पूरा फुल प्रेपरेशन किया। मई 2018 से जून 2019 में जब प्रीलिम्स था, उसके बाद जून से सितंबर जो टाइम था प्रीलिम्स और मेंस के बीच का, वो मेरे ख्याल से मेरी प्रेपरेशन का सबसे रिगरस पार्ट था। इसमें आपको वो सारी चीज़ें कवर करनी है जो सिर्फ मेंस में आती हैं या रिवाइज़ करनी है अगर आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, क्योंकि मैंने एक बार सब कुछ कर्सरी रीडिंग करी थी, पर उसको जो फाइनल टचअप्स होते हैं वो मैंने इन 3 महीनों में दिया। तो ये टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, उसके लिए भी आपको मेंस के रिज़ल्ट के बाद करीब 1 महीना या उससे ज़्यादा मिल जाता है, उसमें आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन हो सकती है। करंट अफेयर्स एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तीनों स्टेजेस में काफ़ी रेलिवेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। करंट अफेयर्स मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि हर दिन इतनी सारी नई इन्फॉर्मेशन आती है, उस सबको कंसोलिडेट करने में काफ़ी एनर्जी और टाइम लगता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन आपको न्यूज़पेपर विदाउट फेल पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि भले ही उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, कभी कभी डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, पर उससे आपकी एक ओपिनियंस बिल्ड करने में आपको हेल्प मिलती है। किसी भी टॉपिक को एनालाइज करने में, आपकी एनालिटिकल स्किल्स बिल्ड करने में एक एज मिलता है। और इंटरव्यू में भी आपकी ओपिनियन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं अगर आपकी एक न्यूज़पेपर रीडिंग का बैकग्राउंड हो। तो न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने कॉलेज से ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, तो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं अवेयर रहूँ कि अपने अराउंड क्या हो रहा है। पर जो प्रॉपर न्यूज़पेपर रीडिंग है, जो सिलेबस से आपको रिलेट करके करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस याद है तो आपको न्यूज़पेपर में एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या रेलेवेंट है, क्या नहीं रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे पॉलिटिकल आर्टिकल्स होते हैं, वो आप स्ट्रेट अवे इग्नोर कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आपको डे बाय डे चीज़ें कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जो मंथली कंपाइलेशंस होते हैं उसमें वो पूरा जो उसका समरी है वो दे देते हैं और उतना ही सफिशेंट होता है। तो हमें ये ज़रूर याद रखना है कि हमें न्यूज़पेपर में क्या क्या इग्नोर करना है। तो करीब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे 2 घंटे लगते थे, पर देन जब मैंने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा तो मुझे 1.5 घंटे में या 1 घंटे में न्यूज़पेपर मेरा कंप्लीट हो जाता था। इसके अलावा
आप डेली समरीज़ देख सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, क्योंकि जो डेली समरीज़ होती हैं वो एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स का और पीआईबी का। तो अगर आप उसको फॉलो कर पाएँ तो वो बहुत अच्छा है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसको डेली फॉलो करना, तो शायद आप उसको वीकली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने उसको फॉलो किया कुछ महीनों तक, बट फिर अगेन जब एग्ज़ाम पास आ गया तो मैं उसको फॉलो नहीं कर पाई थी। तो वो एक चीज़ आप कर सकते हैं। डेली एमसीक्यूज़ बहुत सारी साइट्स पे अवेलेबल हैं, तो उसको आप वीकली करेंगे तो आपको एक एमसीक्यू से डील करने का तरीका पता चल जाएगा। तो और कंपाइलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मंथली कंपाइलेशंस हैं, मैंने विजन की मैगज़ीन्स, मंथली मैगज़ीन्स रेफ़र की थी, और ईयरली कंपाइलेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चाहे वो पीटी 365 हो या मेंस 365 हो, उसके आप मल्टीपल रिविजन्स करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये कंपाइलेशंस हैं, और अगर आप डेली समरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कोई अगर छोटी छोटी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो शायद मंथली समरी में ना कवर हो, उसके मैं नोट्स बना लेती थी। तो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स होते थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, और मैं पेन और पेपर से नोट्स बनाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं कोई चीज़ लिखती हूँ तो मेरे माइंड में वो ज़्यादा रजिस्टर होती है, मेरी मेमोरी मतलब उसमें वो मेमोराइज़ करने में ज़्यादा हेल्प होती है। तो यही मेनली करंट अफेयर्स है। न्यूज़पेपर कंपाइलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अपने छोटे नोट्स भी बना सकते हैं। और रही बात मेंस आंसर राइटिंग की, तो उसमें भी करंट अफेयर्स का बहुत रोल है, क्योंकि ये कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो पार्ट है, तो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटी हो, एनवायरनमेंट हो, इवन ज्योग्राफी हो, ऐसे सब्जेक्ट्स में अगर आप करंट अफेयर्स को रिलेट करके अपने आंसर्स में लिखेंगे तो वो आपको ज़रूर एज देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस साल की बात करें तो जहाँ तक मुझे याद है पेपर 2 में डिस्क्वालिफिकेशंस पूछे गए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली सब लोग ये आंसर कर लेंगे। पर अगर आप उसमें कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के फैक्ट्स ऐड कर लें, जैसे कोई एग्जाम्पल, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल ऐड कर लें, दिल्ली में जो एमएलएज थे वो डिस्क्वालीफाई हुए थे अंडर आरपीए, तो मैंने वो एग्जाम्पल कोट किया और उनकी क्या रेमेडीज़ थी, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि क्या रेमेडीज़ हैं, तो वो रेमेडीज़ मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू मेंशन की कि वो इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, वो प्रेसिडेंट के पास गए थे। तो उससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आप वो स्टैटिक पार्ट को करंट अफेयर से रिलेट करके अपने अराउंड की सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो इस एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि प्रीलिम्स के छोटे फैक्ट्स और करंट अफेयर्स के फैक्ट्स को आप मेंस में काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एग्ज़ाम का है आंसर राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट। तो आपको ये सारे 20 क्वेश्चंस 3 घंटे में पूरे करने होते हैं। शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जब मैंने अपना फ़र्स्ट टेस्ट दिया था तो मैं करीब 14 to 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाई थी, वो भी एक्स्ट्रा टाइम लेने के बाद। तो उसके बाद मैंने अच्छे से कंसिडर किया कि मैं कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकती हूँ। पहले तो अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आप घर पे भी अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो अपने आप को टाइम करिए और अपने साथ ऑनेस्ट रहिए कि आप 3 घंटे में जितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं आप उसी के बेसिस पे अपने आप को असेस करिए। दूसरी बात यह है कि आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो मैंने यही फॉलो किया था। जब मैंने पहले टेस्ट देना शुरू किया तो मैं पैराग्राफ फॉर्म में आंसर्स लिख रही थी, क्योंकि मेरी वही आदत थी। ग्रेजुएशन में भी वैसे ही आप आंसर्स लिखते हैं जो ऐसे फॉर्मेट होता है। तो लेकिन वो उससे आपका पेपर कंप्लीट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने बुलेट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में आंसर्स लिखना शुरू किया, वो काफ़ी हेल्प करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इंट्रोडक्शन है और कंक्लूजन है वो इम्पॉर्टेंट है। भले ही वो 1-2 लाइन का ही होता है पर उससे एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। तो जब कंक्लूजन की बात हो तो कंक्लूजन में आप कई चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और उसके आर्टिकल्स को अगर आप याद कर लें तो वो कई आंसर्स में, जैसे जेंडर इक्वालिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन है, कल्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन है, तो एक आपको रेडीमेड कंक्लूजन मिल जाता है थ्रू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये दो तीन चीज़ें जो हैं, हमेशा कंक्लूजन को आपको फ्यूचरिस्टिक रखना है, फॉरवर्ड थिंकिंग रखना है, पॉजिटिव रखना है। जैसे कि बोला जाता है कि अगर आप अपने आंसर में, एसे में या किसी भी फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम बता रहे हैं तो आप वो प्रॉब्लम तभी बताइए अगर आपको उसका सोल्यूशन पता है। बिकॉज आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। प्रॉब्लम्स तो हर कोई गिना सकता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि कंक्लूजन में एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। इस तरह आप अपना एक रेडीमेड कंक्लूजन कई आंसर्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात होती है तो आप अगेन उसमें कोई स्टेटिस्टिक कोट कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है कि वाटर स्ट्रेस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था पेपर 1 में,
तो मुझे नीति आयोग के कुछ स्टेटिस्टिक्स याद थे वाटर स्ट्रेस के बारे में, तो मैंने वो एक बिना सोचे एक बहुत आसानी से मुझे एक इंट्रोडक्शन मिल गया। या फिर आप जैसे मैंग्रोव के ऊपर क्वेश्चन आया था तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आप कोट कर सकते हैं इन द इंट्रोडक्शन। तो ये सब जो रिपोर्ट्स और स्टेटिस्टिक्स हैं इसको आप बहुत आसानी से अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कोट कर सकते हैं, इससे आपके आंसर को वेट मिलता है। बाकी अगेन करंट अफेयर्स को रिलेट करके आंसर्स में लिखना और टाइम को मैनेज करना आंसर राइटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एथिक्स की अगर बात करें उसमें आंसर राइटिंग थोड़ी अलग है क्योंकि केस स्टडीज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन ए है उसमें अगर आप बात करें तो एथिक्स में डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं और उसके साथ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो एथिक्स का पेपर कंप्लीट करने में थोड़ी प्रॉब्लम मुझे हुई थी क्योंकि कई डाइवर्स तरह के क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे 20 क्वेश्चंस नहीं हैं। तो उसमें आपको ये टाइम ज़रूर मैनेज करना है कि आप कितना टाइम केस स्टडीज़ में देंगे और कितना टाइम सेक्शन ए में देंगे। मैं पहले सेक्शन ए कंप्लीट करती थी, फिर केस स्टडीज़ करती थी। केस स्टडीज़ की जहाँ तक बात है उसमें जो फॉर्मेट और स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली हमें केस स्टडीज़ में कोर्स ऑफ एक्शन मेंशन करना होता है और उस कोर्स ऑफ एक्शन के प्रोज एंड कॉन्स बताने होते हैं। तो उसको आप या तो पॉइंट फॉर्म में या टैब्यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टैब्यूलर फॉर्म में एक्चुअली काफ़ी एक बेनिफिट मिलता है एग्जामिनर को। तो उसमें आप हर कोर्स ऑफ एक्शन को एन्यूमरेट करिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताइए और फिर एंड में अपना कोर्स ऑफ एक्शन जस्टिफाई करिए। तो ये थोड़ा एथिक्स में अलग से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और इस तरह आप ये आंसर राइटिंग को हैंडल कर सकते हैं। तो मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स था, तो एक बेस ऑलरेडी बना हुआ था। जब मैंने दूसरे लोगों को कंसल्ट किया तो कुछ लोगों ने एडवाइस किया कि शायद कोई और ऑप्शनल जो थोड़े कम समय में हो जाए या थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग हो, पर क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि जीएस का सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है तो मैंने जो ऑलरेडी बेस बना है उसको यूटिलाइज़ किया और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को ही चूज़ किया। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल थोड़ा रिसोर्सेज में उतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल हैं, पर अगर आप ऑनलाइन मटेरियल्स भी रेफ़र करें तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऑप्शनल में थ्रू द कोर्स ऑफ ईयर्स अगर आप पेपर देखें तो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो किसी भी एस्पिरेंट को मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जो आप ऑलरेडी देख चुके हो तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से ही हैं तो कॉलेज से किस तरह अलग है इसकी प्रिपरेशन वो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। जहाँ तक बुक्स और रिसोर्सेज की बात है तो कॉलेज में और यूपीएससी प्रिपरेशन में थोड़ा अंतर है। कॉलेज में हम वेस्टर्न ऑथर्स को रेफ़र करते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको इंडियन ऑथर्स से ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये मेनली कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी तीनों स्टेजेस ऑफ द एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मैं यही कहूँगी कि 1-1.5 साल की प्रिपरेशन में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना पॉसिबल है अगर आप अपने सारे एफ़र्ट्स डालें और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें तो ये ज़रूर पॉसिबल है। दूसरी बात यह है कि आप जब अपने गोल्स बनाते हैं तो अपने गोल्स को थोड़ा शॉर्ट टर्म रखिए, डेली और वीकली टारगेट्स पे फोकस करिए, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट। और मैं एक और चीज़ कहूँगी कि मैंने खुद भी बहुत सारे टॉपर स्ट्रैटेजीज़ और टॉक्स देखे थे अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम में, पर मैं ये कहूँगी कि हर एक इंसान की यूनिक स्ट्रैटेजी होती है। तो आई होप कि ऐसे कुछ टिप्स हों जो आपको अपनी प्रिपरेशन में यूज़फुल लगें और उसके बाद आप स्ट्रीमलाइन करके अपनी खुद की स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाइए।